हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। मैं आपके साथ सुमन पुनिया, लैब असिस्टेंट चयनित। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पादपों में श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन। यानी कि जैसे हम भी रेस्पिरेशन करते हैं यानी श्वसन की क्रिया करते हैं, वैसे ही एक पादप के अंदर भी क्या होता है, श्वसन की क्रिया होता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे क्या ग्लूकोज बनती है और वो कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है एक रक्त के माध्यम से। ठीक है, और फिर जो हम श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो भी हमारे रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचाई जाती है, कोशिका में। और फिर उस कोशिका में क्या होती है, श्वसन अभिक्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है। कैसे कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, तो उससे क्या बनता है, आपकी ऊर्जा बनती है और साथ में क्या है, जल निकलता है। ठीक है, तो और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वैसे ही हम देखने वाले हैं कि पादपों में श्वसन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। देखो, श्वसन की अभिक्रिया है कि ये क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज याद होगा आप लोगों को, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मैंने बताया था कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज किससे बनता है, तो मैंने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड टूटती है और टूटने के बाद आपका कार्बनिक यौगिक बनता है जो क्या है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, फिर वही ग्लूकोज क्या है, आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, किससे, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, तथा साथ में क्या बनाता है, जल का अणु बनाता है और साथ में क्या निकलता है, ऊर्जा निकालता है। ठीक है, तो हम इस पूरी प्रोसेस को देखने वाले हैं कि ये पूरी प्रोसेस किस तरह से टूटती है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे ऑक्सीजन ने क्रिया की और टूट गया, नहीं, ये कई चरणों में पूर्ण होगी और उन चरणों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो श्वसन अभिक्रिया जो है या जो श्वसन की क्रिया है वो आपकी क्या है, कितने चरणों में पूर्ण होने वाली है। इसके अंदर आपके 4 चक्कर होंगे। कौन कौन से, एक ग्लाइकोलाइसिस, एक एसिटाइल कोएंजाइम और एक आपका क्रेब्स चक्कर और एक अंत में बनेगा ईटीएस चक्कर। ठीक है, इन सभी की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस, या फिर उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है। तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस होती है आपका कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। तो देखिए, ये माना आपकी क्या है, कोशिका है। ये एक आपकी क्या है, कोशिका है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है, हरित लवक है, ये इसका केंद्रक हो गया। और ये क्या पाया जाता है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, हरित लवक में हमने क्या बना लिया था, ग्लूकोज। देखो, हम पादप कोशिका में श्वसन पढ़ रहे हैं, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। अब पादप कोशिका में श्वसन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये हमने देख लिया था प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, माना कि यहाँ क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, यहाँ ये ग्लूकोज बना तो ये यहाँ से हरित लवक से कहाँ आ जाएगा, ये आपके कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इसकी क्या हो गई, अधिकता, क्योंकि ये ग्लूकोज बनता गया, हरित लवक क्या हो गया, भर गया। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि जहाँ उच्च सांद्रता से कोई भी जो पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, विसरण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विसरित हो जाएगा, ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा, आपका कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में आते ही क्या होंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान क्या बनेगा, अंत में पायरुविक अम्ल बनेगा। और ये पायरुविक अम्ल आपका कहाँ जाएगा, फिर आपका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में जाते ही क्या है, आपका एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाएगा। ठीक है, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्कर के अंदर प्रवेश करेगा और वहाँ आपका क्या है, फिर आपका उसके बाद जो ईटीएस चक्कर, यानी कि इसके दौरान जो एटीपी एनएडीपी बनेगी, उसमें एटीपी से तो डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन NADPH2 बनती है, उससे फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपका क्या है, ईटीएस चक्कर प्रारंभ होगा। तो ईटीएस चक्कर कहाँ होगा, ईटीएस चक्कर होगा, ये जो इसकी ये बाहरी झिल्ली है और ये जो दिख रही है ना, ये आंतरिक झिल्ली है।
यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली या आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, ईटीएस चक्र। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस में होती है, तो कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में। तो याद रखना कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। इसी तरह से एसिटिल कोएंजाइम कहाँ की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया कहाँ होती है, ईटीएस चक्कर की प्रक्रिया कहाँ होती है। और एक और बात की याद रखना, ये जो चारों के चारों स्टेप हैं ये होते हैं आपके श्वसन अभिक्रिया में। और C3 और C4 चक्कर हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया क्या होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमने देख ली कि ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। और ये वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया है। ये हम पढ़ेंगे कि जिस श्वसन के अंदर क्या है, वायवीय यानी वायु उपयोग में आती है, ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है, वो होता है आपका वायवीय श्वसन। और जिसमें ऑक्सीजन उपयोग में नहीं ली जाती वो क्या होता है, अनोक्सी श्वसन होता है, ठीक है। अब देखो, अब यार इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है ऑक्सी श्वसन और ये आपका है अनोक्सी श्वसन, ठीक है। ये हम पूरी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि वायवीय श्वसन में क्या होता है और अवायवीय श्वसन में क्या होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दोनों प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसके अंदर किस तरह के स्टेप होते हैं तथा क्या क्या बनता है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया यानी इसको बोला जाता है ईएमपी पथ। ईएमपी पथ, ईएमपी पथ का क्या अर्थ है या ईएमपी पथ इसको क्यों कहा गया, तो देखिए 3 वैज्ञानिक थे, एक एम्बडन, एक मेयरहोफ, एक था का पारनास। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को खोजा जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया ईएमपी पथ, ठीक है। अब देखो पूछ लेते तो याद रखना कि एम्बडन, मेयरहोफ और पारनास के तीनों के वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका क्या नाम दिया गया, ईएमपी पथ दिया गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हरित लवण के दौरान जो आपका ग्लूकोज बना था वो ग्लूकोज का अणु कहाँ आ गया, इस कोशिका द्रव्य के अंदर आ गया, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, जैसे एक ये क्या आ गया, ग्लूकोज का अणु आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे जो हरित लवण है उसमें क्या बना था, एक ग्लूकोज का अणु बना था, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का अणु क्या है, एक ग्लूकोज का अणु बनाएगा आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लेगा, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज की छठी पोजीशन पे क्या आके जुड़ जाएगा, फास्फेट समूह जुड़ जाएगा, छठे कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा, इसलिए इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट बोला, ठीक है। तो देखो ये शॉर्ट वे में मैंने नाम लिख रखे हैं, आप जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप उनका फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि यहाँ जगह कम है फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने शॉर्ट वे में नाम लिखा है, तो आप इनको लिख सकते हो कि क्या क्या नाम है, ठीक है। तो जैसे एक ग्लूकोज का अणु है, ये किसमें टूटा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर इससे क्या बनेगा, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, यानी ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, फ्रैक्टोज जाएगा, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। फिर ये 6 की पोजीशन के साथ में एक फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट समूह और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज 1,6 बाई फास्फेट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या है कि 3PGAL बनेगा, तो इसकी फुल फॉर्म है 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, क्या बना लेगा ये, फ्रैक्टोज 1,6 बाई फास्फेट टूटकर क्या बनाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाएगा। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये वापस इसमें चेंज हो जाएगा, तो इसका क्या नाम है, डिहाइड्रोएसीटोन फास्फेट, ठीक है। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये वापस 3PGL में बदल सकता है और 3PGL वापस से इसके अंदर बदल सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये 3PGL फिर क्या बनाएगा, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा, ग्लिसरेल्डिहाइड से क्या बना लेगा, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या बनेगा, फिर ये क्या है, एक पोजीशन से फास्फो हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर ये टूट के क्या बनाएगा, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, यानी कि 3 की पोजीशन की जगह
2 पे पोजीशन आ जाएगी फास्फो की, ठीक है। फिर ये वापस आगे टूट कर क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बना लेगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रथम ग्राही होता है C4 चक्कर का, ठीक है। फिर ये किसमें टूटेगा, ये पाइरुविक एसिड के अंदर टूटेगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या बन जाएगा, ये आपका पाइरुविक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैसे याद रखना है इसको, ठीक है, शॉर्ट वे में मैं बता देती हूँ कैसे याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यानी कि इनके 10 स्टेप हैं, आपको 10 स्टेप याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। रिवर्सिबल है, इसको 5 नंबर देना, क्योंकि अपन क्या है सीधा ऐसे दे देते हैं तो फिर अपनी पूरी गड़बड़ी हो जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इधर चले जाओ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी 10 स्टेप के अंदर क्या है आपकी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। बड़े ही आसान वे में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज का अणु है। क्या है, एक ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या बना लेगा, इस ग्लूकोज की छठी पोजीशन पे क्या आके जुड़ जाएगा, फास्फेट, यानी G6P। शॉर्ट वे में याद रखो, G6P, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। फिर देखो, फिर इस ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, ग्लूकोज की जगह आ जाएगा फास्फेट, ठीक है, फ्रैक्टोज, सॉरी फास्फेट नहीं, ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, फ्रैक्टोज, यानी ग्लूकोज एक शर्करा है जो किस शर्करा में चेंज हो जाएगी, फ्रैक्टोज शर्करा में चेंज हो जाएगी, जो हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। अब देखो, ये जो फ्रैक्टोज शर्करा है, फिर इसकी पोजीशन यहाँ चेंज हो जाएगी, यानी फास्फो समूह है 2 पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1,6 और फास्फो और फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, 1,6 बाईफास्फेट, ठीक है। तो देखो कितना स्टेप हो गया अपना, 1 2 3 और अब होने वाला है अपना 4, चौथा है 3PGAL, 3PGAL, ठीक है। ये है अपना चौथा स्टेप, 3PGAL, 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, PGAL ऐसे याद रखो, PGAL, जिसे आसानी से याद रहेगा, इसकी फिर फुल फॉर्म याद रख लेना, 3PGAL। फिर इसका रिवर्सिबल क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP, क्या होगा, DHAP। ये हमारा स्टेप कौन सा हो गया, 5वां स्टेप हो गया, ठीक है। ये कौन सा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्टेप हो गया। अब देखो यहाँ आएगा छठा स्टेप, यहाँ क्या आएगा, छठा स्टेप। तो अब की बार क्या बनेगा, अमल बनेगा, ठीक है, ग्लिसरिक अमल, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 BPGA, क्या बना लेगा, BPGA, ठीक है। ये हमारा छठा स्टेप। इसके बाद आएगा 7वां स्टेप। तो 7वें स्टेप में क्या होगा कि यानी कि ये 1 हट जाएगा और क्या रह जाएगा, 3PGA, क्या बना लेगा, 3PGA, ठीक है। फिर इस 3 की पोजीशन हटेगी 2PGA, क्या होगा, 2PGA। फिर इस 2PGA से क्या बन जाएगा आपका PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। फिर ये फास्फोइनोल पाइरुवेट क्या बना लेगा, अंत में पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, क्योंकि ये तो अंत में वैसे ही याद रह जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का अंत में क्या बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है अंतिम उत्पाद। तो ये 7वां, ये 8वीं और ये 9वां स्टेप और ये 10वां स्टेप, ठीक है। इस तरह से आप क्या है 2-3 बार ड्रॉ करोगे ना तो आपके याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद हो गया, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए इसके बाद आपको देखना है कि इस प्रक्रिया के अंदर कितने जो एटीपी के अणु खर्च हुए हैं तथा कितने बने हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो ग्लूकोज पहला, जब ग्लूकोज क्या है, पहला ग्लूकोज पे आकर क्या जुड़ता है, फास्फेट समूह जुड़ता है, तो वहां क्या होती है, एटीपी खर्च होती है, यानी कि इस स्टेप में क्या होगा, एटीपी खर्च होगी, ठीक है। एटीपी खर्च होगी और एटीपी टूटकर क्या बना देगी, एटीपी प्लस पी, यानी फास्फोरस। देखो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जब ये टूटती है, इससे एक फास्फेट समूह अलग हो जाता है तो डाई रह जाएगा, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फास्फेट समूह क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो क्या आ गई खर्च, एक एटीपी क्या आ गई, खर्च हो गई, ठीक है। फिर देखो, फिर होता है कौन से
तीसरी अभिक्रिया के अंदर, तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, एक एटीपी और खर्च होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यानी पहले और तीसरे चरण के अंदर क्या होगी, एटीपी खर्च होगी। पहले और तीसरे चरण के अंदर क्या है, जैसे मैंने यहाँ देखो, एक अणु एटीपी खर्च हुआ है, क्या बना है, एडीपी प्लस पी, ठीक है। और तीसरे चरण में एटीपी खर्च हुई है, जिससे क्या बना है, एडीपी प्लस फास्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो छठा चरण है, उस छठे चरण में क्या उपयोग में आ रहा है, आपका उपयोग में NaDH2 NaDH प्लस H जुड़कर क्या बना रहे हैं, NaDH2 का निर्माण कर रहे हैं। और हमने देखा था ये भी ऊर्जा का स्रोत है कि एक NaDH2 से कितने अणु बनते हैं एटीपी के, 3 अणु एटीपी के बनते हैं, तो ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। तो इसके अंदर भी क्या निर्माण होता है, NaDH2 का निर्माण होता है। कौन से स्टेप के अंदर, छठे स्टेप के अंदर, ठीक है। फिर देखो सातवें स्टेप के अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। अब की बार खर्च नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, किसका, एटीपी का और 2 अणुओं का, ठीक है। यानी सातवें के अंदर और फिर आपका 10वें के अंदर भी आपके 2 एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि 7वें और 10वें के अंदर क्या है, एटीपी निर्माण, 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर, टोटल कितने, 4 एटीपी अणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब देखो एक याद रखना कि जब फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है उसके साथ क्या निकलता है, जल निकलता है, ठीक है। कौन से स्टेप में निकल रहा है, 9वें स्टेप में निकल रहा है। अब देखो कैसे याद रखना आपको, सबसे पहले ये ट्रिक से इस तरह से याद रखना है, G6P of 6P of 1,6/Bp, ठीक है, 3PgAl और फिर आपका 1,3BPgA और 3PgA 2PgA PEP पाइरुवेट अम्ल, ये 10 स्टेप लिख लेने हैं। और एक ये DHAP जो 5वां स्टेप इधर है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद में आपको क्या याद रखना है, पहला और तीसरा, विषम संख्या में लेके चलो, पहला और तीसरा। यहाँ क्या होता है, एटीपी उपयोग में आती है, यानी एक एटीपी यहाँ और एक एटीपी यहाँ उपयोग में आ गई, यानी टोटल 2 एटीपी क्या हो गई, खर्च हो गई। अब देखो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी का निर्माण 7 और 10 याद रख लेना, यानी यहाँ 2 एटीपी अणु बनेंगे और यहाँ भी आपके क्या है, 2 एटीपी अणु बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, टोटल आपके 4 एटीपी का निर्माण हो गया, ठीक है। कुल मिला के हम देखें तो इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी बने, यानी 2 खर्च हुए 4 बने, तो इसमें से कितने, 2 का क्या हो गया, 2 निर्माण हो गए, ठीक है। अंततः कितने एटीपी बन गए, 2 एटीपी बन गए, ठीक है। फिर देखो उसके बाद ये जो आपका छठा चरण है, कौन सा छठा चरण है, यहाँ क्या बनता है, यहाँ आपका बनता है NaDH2, ठीक है। कितने, 2 अणु, NaDH2 के 2 अणु बनते, कौन से, छठे में। और एक आपका 9वें के अंदर क्या निकलता है, जल निकलता है। सबसे पहले कैसे याद रखना है, पहला और तीसरा, जिसके अंदर एक एटीपी खर्च होते हैं। फिर उसके बाद क्या याद रखना है आपको, 7वां और 10वां, जिसमें क्या है, 2 अणु किसके बनते हैं, एटीपी के बनते हैं। फिर याद रखना है आपको कौन सा, छठे के अंदर क्या है, 2 NaDH2 बनते हैं। फिर याद रखना है 9वें के अंदर क्या है, जल निकलता है। इस तरह से आप 2-3 बार दोहराओगे तो आराम से याद हो जाएगी। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो आए या 1-2 जितने भी क्वेश्चन आए आराम से हल हो जाएंगे, ठीक है। और यही जो कठिन होता है ना, जो कठिन चैप्टर होता है, आप लोग उसको छोड़ देते हो, लेकिन रियल में क्या है, आप उसको छोड़ो मत, क्योंकि आपका सिलेक्शन कब होगा, जब आप दुनिया से अलग करोगे। और सभी क्या करते आ रहे हैं कि जो टफ है उसको छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है। जब आप छोड़ोगे और आप नहीं छोड़ोगे, वो लोग छोड़ रहे हैं, तो देखो आपका क्वेश्चन सही होगा, उनका नहीं होगा। तो वहां आपको क्या है, कंपटीशन आपको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया याद रखनी है। अब थोड़ा सा इसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि देखो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कितने चरणों में, 10 चरणों में पूर्ण होती है। क्या इसमें ऑक्सीजन उपयोग में आती है, तो देखो कहीं आपको ऑक्सीजन उपयोग में दिख रही है, नहीं आई ना, तो इसमें ऑक्सीजन उपयोग में नहीं आती है। तो क्या आपको कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई दिखाई देती है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती है।
जल, हाँ जल बनता है। कौन सी स्टेप में बनाया था हमने? 9वें स्टेप के अंदर बनाया था। तो जल बनता है और ये 10 चरणों में है और 10 से ही एंजाइम इसके उपयोग में आते हैं जो एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया और ज़्यादा इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके। कितने ऐसे पूछेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो आपके एटीपी का निर्माण होता है 2 एटीपी। ठीक है, शुद्ध एटीपी पूछे तो शुद्ध एटीपी का कितना? 4 हो गया, क्योंकि 4 में से 2 खर्च हो गए। तो नेट पूछे तो 2 एटीपी बनता है, शुद्ध पूछे तो कितने? 4 एटीपी बनते हैं। और कितने NADH2 बनते हैं? तो आपके 2 NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, तो ये है एक ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम कैसे। एसिटिल कोएंजाइम ए पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण। यानी वायवीय शोषण तो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं, सामान्य जीव जंतु भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है, विपरीत परिस्थितियों में या जो कुछ ऐसे विशेष अंग है जो क्या करते हैं, अवायवीय शोषण करते हैं। तो उस अवायवीय शोषण को हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, अवायवीय शोषण की यदि बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो जीवाणु है उसके अंदर, ठीक है, और भी आपके नीलहरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, ये क्या है, जीवाणु जो है या प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो क्या करते हैं, अवायवीय शोषण करते हैं। ठीक है, फिर मांसपेशियां, जो अपनी मांसपेशियां हैं वो भी क्या करती है, अवायवीय शोषण करती है। आरबीसी है आपकी, अवायवीय शोषण करती है। किण्वन प्रक्रिया में भी क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, और इस अवायवीय शोषण के अंदर एटीपी, 2 एटीपी का निर्माण होता है, वो हम देखेंगे आगे किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि अवायवीय जो शोषण है उसमें क्या है, 2 तरह से प्रक्रिया होती है। एक तो आपका बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, और एक आपका क्या है, जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यानी कुछ में तो क्या बनता है, एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कुछ में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे लैक्टिक एसिड क्या है, मांसपेशियों में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इथेनॉल किण्वन क्रिया में क्या बनते हैं, इथेनॉल जो शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, वो कैसी विधि होती है, वो आपकी किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू क्या है, एल्कोहल बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, और साथ में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली प्रक्रिया देखते हैं कि हमने क्या लिया, जो हमारा क्या बना था, ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा था, जो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, या जो हम भोजन करते हैं, यानी पादपों में तो खुद भोजन बनाते हैं ग्लूकोज, और हम क्या करते हैं, अपने आहार के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या है, आहार के रूप में जो ग्लूकोज लिया, उस ग्लूकोज का क्या होगा, ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, आपका 2 पाइरुवी कमल बना लेगा। और ये हमने देखा था किसमें, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बन गए, 2 पाइरुवी कमल बन गए। ठीक है, ये 2 पाइरुवी कमल फिर क्या है, 2 NADH2 उपयोग में ले लेंगे और क्या बना देंगे, आपके एथेनॉल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एथेनॉल बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, एथेनॉल बना देंगे। ठीक है, देखो एथेनॉल के अंदर क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, और ये टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पाइरुवी कमल जो होता है, एक पाइरुवी कमल है वो 3 कार्बन का होता है, तो हमने 2 अणु ले रखे हैं, यानी टोटल कितने, 6 कार्बन का हो गया। यहाँ 4 कार्बन बना और बाकी यहाँ 6 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन बच गए, कितने, 2 कार्बन बच गए। ये 2 कार्बन आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी अवायवीय शोषण में इथेनॉल बनने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर देखो हम दूसरी प्रक्रिया देखते हैं, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां या फिर आपकी आरबीसी ये बनाती है, लैक्टिक अम्ल बनाती है, किस तरह से बनाती है। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जो हमारा क्या है, या तो हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, या फिर पादपों में देखे तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया। ये ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या बना लेगा, वही 2 पाइरुवी कमल बना लेगा। ये 2 पाइरुवी कमल क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, और जिसकी प्रेजेंसी में और साथ में क्या है, 2 NADH2 उपयोग में आएंगे, और जिससे ये टूटकर क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा।
जो लैक्टिक अम्ल है वो 3 कार्बन का है और इनके 2 अणु बनेंगे तो टोटल कितने 6 कार्बन। इसीलिए यहाँ 6 कार्बन पूरे होते हैं, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है। याद रखना, एथेनॉल के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जबकि लैक्टिक अम्ल के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है। इसके उपयोग में आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो था अवायवीय शोषण। चलो अब हम देखते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कैसे होता है। तो ये कहाँ होता है, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में। चलो डायग्राम पाया जाता है हरित लवक तथा एक क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ये जो आपका है क्या है, ठीक है, एक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और आपका हरित लवक। ठीक है, तो इस हरित लवक के अंदर क्या है ग्रीना मिल रहे हैं, और ग्रीना के द्वारा क्या बनी थी आपका ग्लूकोज का अणु बना था। ठीक है, ये ग्लूकोज कहाँ आया, बाहर आया, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने क्या बना लिया, ये आपका पायरुविक अम्ल बना दिए। ठीक है, कितने 2 अणु पायरुविक के। याद रखना, पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है या किस उत्पाद का निर्माण होता है, किसका, पायरुविक अम्ल का, और पूछे कितने अणु, 2 अणु पायरुविक के। ठीक है, पायरुविक अम्ल बन गया, और ये क्या करेगा फिर, ये पायरुविक अम्ल कहाँ चला जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो ये तो मैंने जो बताया ना, पायरुविक अम्ल से एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल बने, ये तो विपरीत परिस्थितियों में, या फिर आप कहो तो ये प्रोकैरियोटिक मांसपेशियां आरबीसी और किण्वन प्रक्रिया के विधि के द्वारा होता है। लेकिन सामान्य जो शोषण होता है उसमें क्या है, यहाँ से जो पायरुविक अम्ल 2 अणु बने वो कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री यानी आधात्री भाग में, मैट्रिक्स भाग में चले जाते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स भाग में क्या होगा, इसमें पाया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम पाया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, साथ में क्या पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम तथा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, पायरुविक अम्ल को तोड़ेगा तथा क्या बनाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। ठीक है, जिससे क्या निकलेगी, इससे निकलेगी आपकी 2 NADH2, क्या निकलेगी, 2 अणु NADH2 के निकलेंगे। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, साथ में आपकी निकलेगी 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 अणु किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गई, ये 6 कार्बन युक्त हो गया, और यहाँ ये एसिटाइल को एंजाइम क्या है 2 कार्बन युक्त है, तो टोटल 2 अणु है, तो कितने हो गए 4 कार्बन, बाकी 2 जो बचे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गए। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ये है, ये कहाँ प्रवेश करेगा, ये आपका क्रेब्स चक्कर के अंदर प्रवेश करेगा। कहाँ, क्रेब्स चक्कर के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रेब्स चक्कर, वो पढ़। लोगों को क्रेब्स चक्कर बताने से पहले थोड़ा सा ये पीछे का जो हमने पढ़ा है वो हम देख लेते हैं कि क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस, हमने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस जिसके अंदर क्या थे 2 ATP बने थे और 2 NADH2 बने थे। ठीक है, यानी कि टोटल 4 ATP बने थे, लेकिन जिसमें से 2 खर्च हो गए, तो नेट कितने 2 ATP। ठीक है, और 2 NADH2। ठीक है, अब देखो एसिटाइल को एंजाइम हमने देखा था, एसिटाइल को एंजाइम की प्रक्रिया जिसके अंदर क्या है 2 NADH2 बने थे। ठीक है, यानी कि यहां से क्या थे 2 अणु जो पायरुविक अम्ल के बने थे, क्या 2 अणु आपके पायरुविक अम्ल का बना था, वो आपका एसिटाइल को एंजाइम बनाया था किसकी प्रेजेंसी में, एक तो आपका क्या था मैग्नीशियम, और एक आपका क्या था एंजाइम था जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था। ठीक है, जिसकी प्रेजेंसी में। ठीक है, तो ये फिर क्या बनाए थे आपका एसिटाइल को एंजाइम बनाया था, साथ में क्या निकली थी 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो उसके थ्रू हमारे क्या हुआ था 2 NADH2 का क्या हुआ था निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक जो ये जो बना, फिर ये एसिटाइल को एंजाइम कहाँ प्रवेश करेगा, क्रेब्स चक्कर के अंदर प्रवेश करेगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये एसिटाइल को एंजाइम ये आपका ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्कर दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का क्या उत्पाद बना, पायरुविक अम्ल, फिर ये क्या है एसिटाइल को एंजाइम बना, और ये एसिटाइल को एंजाइम एक अभिक्रिया है। ठीक है, एकल अभिक्रिया जो क्या है किसमें प्रवेश करेगी, क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करेगी।
तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, लिंकेज रिएक्शन या फिर शोंजी अभिक्रिया भी बोला जाता है। याद रखना, शोंजी अभिक्रिया किसका काम करती है, जो एसिटाइल कोएंजाइम का बनना है वो कहलाती है। अब हम देखते हैं कि क्रेब्स चक्कर क्या है। देखो क्रेब्स चक्कर इसका दूसरा नाम है TCA, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका दूसरा नाम TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों कहते हैं, तो देखिए यानी एसिटाइल जो कोएंजाइम A है, जो क्या है आपका यहाँ जो दूसरी अभिक्रिया में हमने देखा था वो बना था, ये प्रवेश करेगा इसके अंदर, और ये क्या है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों जुड़ के, यानी एसिटाइल कोएंजाइम A तथा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, सिट्रिक अम्ल बना देंगे, जो एक प्रकार का क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। इसी के नाम पर यानी कि क्रेब्स चक्कर का जो पहला उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो ये दोनों जुड़ के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A जुड़ के, ये हमने पीछे पढ़ा था जो हमारे प्रकाश संश्लेषण था वहां बना था, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों जुड़कर क्या है सिट्रिक अम्ल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल फिर क्या है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में बदल जाएगा। क्या त्यागेगा, ये 2 NaDH2 का निर्माण कर देगा, ठीक है। फिर ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये 2 NaDH2 निकालेगा और आपका 2 ATP निकालेगा, और क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और किसमें बदल जाएगा, सक्सिनिक अम्ल के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। फिर ये सक्सिनिक अम्ल किसमें बदलेगा, मैलिक अम्ल में, और मैलिक अम्ल अंततः क्या बना देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देगा। इस तरह अपन देखें तो ये कितने चरणों में पूर्ण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी क्रेब्स चक्कर 4 चरणों में पूर्ण होता है। आपको याद रखना है कैसे, एसिटाइल कोएंजाइम A और इसके बाद क्या बनाएगा, सिट्रिक अम्ल, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल किसमें बदल जाएगा, आपका सक्सिनिक अम्ल में, और सक्सिनिक अम्ल किसमें बदलेगा, मैलिक अम्ल में, मैलिक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अब छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे। ये मैलिक अम्ल अम्ल से स्टार्ट हो रहा है, सिट्रिक अस से स्टार्ट हो रहा है, और ये सक्सिनिक यानी C से। तो देखो MSc करते हैं ना अपन BSc करने के बाद, तो MSc से याद रखना, MSc किस तरह से त्रिभुज बनाना है, ऐसे MSc, ठीक है। फिर यहाँ OAA आ जाएगा, और यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, ये एक त्रिज्या पे ऐसे याद रख लेना, ठीक है, जिससे आपके 5 स्टेप हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो आया था वो एसिटाइल कोएंजाइम ये हो ही जाएगा। ये तो सबसे आसान है जो क्रेब्स चक्कर है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो फिर भी आप क्या है याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे। मैंने वैसे ही शॉर्ट में इनके नाम वगैरह बताए हैं ग्लाइकोलाइसिस के, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक आप क्या है पढ़ नहीं रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो आप, तो चलिए ये क्या था हमारा TCA चक्कर यानी क्रेब्स चक्कर था। अब इसमें पूछेंगे क्या, अब इसमें क्या पूछेंगे, तो देखो इसमें क्या, दूसरा, जो दूसरे के अंदर क्या निकला 2 NaDH2, फिर तीसरे के अंदर क्या निकला 2 NaDH2, फिर आपका कहाँ निकला 5वें के अंदर, यानी दूसरे, तीसरे और 5वें चरण में क्या निकल रहे हैं NaDH2, 2 यहाँ निकले, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितने 6 NaDH2 निकले, ठीक है। पोजीशन याद रखना कौन कौन से चरण में निकले हैं। फिर आपका तीसरे चरण में क्या बन रहे हैं, 2 ATP बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 2 ATP बन रहे हैं, ठीक है। फिर जो चौथा चरण है उसमें क्या बन रहा है, FADH2 बन रहे हैं, क्या बन रहा है FADH2। तो याद रखना ये हमने देखा था जो एक NaDH2 है, एक NaDH2 है, इससे क्या है 3 ATP का निर्माण होता है, और जो एक FADH2 है उससे क्या बनता है 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इस क्रेब्स चक्कर के बाद हम देखते हैं
कि किस तरह से ये अणु का निर्माण यानी कितने टोटल एटीपी का निर्माण होता है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये हम चक्कर वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं, हम प्रक्रिया जो पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जैसे क्या है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बना था, ग्लूकोज बना था। अब देखो कोशिकाएं निरंतर क्या करती रहती है, कार्य करती रहती है, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से बनेगी, तो ये ऊर्जा कौन बनाएगा, ये आपका श्वसन की प्रक्रिया बनाएगी। यानी श्वसन प्रक्रिया, श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, ऊर्जा निर्माण। ये कितने चरणों में और किस तरह से कोशिका के अंदर होता है, अब आपको मैं आपके कोशिका के अंदर बताऊंगी तो वो ज्यादा आसान तरीके से याद रहेगा। ठीक है, कैसे, ये आपका क्या है, हरित लवक, ये आपका केंद्रक हो गया, और ये आपका क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं। इसकी जो आंतरिक झिल्ली है उसमें क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्रीस्टी। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर ये क्या पाए जाते हैं, हरित लवक के अंदर ग्रेना। ठीक है, चट्टे नुमा संरचना जमी हुई ग्रेना। अब देखो, अब क्या होता है, इस हरित लवक के अंदर पादपों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ये ग्लूकोज फिर कहाँ आएगा, इस कोशिका द्रव्य में आएगा। और कोशिका द्रव्य में हमने देख लिया था किसकी प्रक्रिया होगी, जैसे मैं इसको जी से डिनोट कर रही हूँ, ये GLY यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी, और पायरुविक अम्ल बनाएगी। ठीक है, ये क्या बन गया, पायरुविक अम्ल। अब ये पायरुविक अम्ल कहाँ प्रवेश करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में प्रवेश करेगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आ गया। इस मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल आने के बाद क्या बना लेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए बना लेगा। ठीक है, और ये एसिटाइल को एंजाइम हमको पता है लिंकेज का कार्य करता है, तो ये किसको जोड़ेगा, ये क्रेब्स चक्र था, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को जोड़ेगा। तो ये TCA चक्कर हो गया आपका, क्रेब्स चक्कर। अब इस क्रेब्स चक्कर में क्या बन गया, इस क्रेब्स चक्कर में हमने क्या देखा, ATP NADPH2, और क्या बन गया, NADH2 बना। ठीक है, अब देखो इसमें कोई अलग से उत्पाद निकला, बाकी ऐसे चलते जा रहे हैं। एक निकला है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्या है, अंतिम उत्पाद के रूप में हो गया। अब देखो यहाँ इसके अंदर क्या बनी, ATP जो बनी, इससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी कि क्रेब्स चक्कर के द्वारा हमको क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। अब पूरी ऊर्जा नहीं मिली है, वो कैसे मिली है वो हम देखते हैं। तो क्या आपको इतना समझ में आया कि यहाँ ग्लूकोज का अणु था वो कहाँ आया, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या बना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल फिर कहाँ प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में। आधात्री में क्या है, एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, और एसिटाइल को एंजाइम आपका क्या होगा, क्रेब्स चक्कर में प्रवेश करेगा, और जिससे क्या उत्पन्न होगी, ATP NADH2 FADH2 उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं उससे कितनी ऊर्जा मिलती है वो हम, और यहीं से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, जो मैं बताऊंगी वो कैसे, कि देखो टोटल हमारे पास कितने बन गए, 6 NADH2। ठीक है, क्या बन गए, 6 NADH2। ATP कितने, 2 ATP। ठीक है, और FADH2 2 FADH2। ठीक है, कितने बन गए, 2 FADH2। देखो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या देखा था, 2 ATP। ठीक है, यानी 2 ATP ये और 2 ATP ये, टोटल कितने, 4 ATP। ठीक है, तो 4 ATP से तो सीधी क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। यानी इससे तो क्या है, सीधी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं, इससे फिर किसमें बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, ATP में बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा, ATP में बदलना पड़ेगा। और इस ATP में बदलने की जो क्रिया होती है वो किस चक्कर के दौरान होती है, ETS चक्कर के दौरान होती है। ऐसे यदि समझ में नहीं आता है तो देखो कैसे, कि मैं बता देती हूँ। जैसे आपके पास 20,000 रुपये आए, जिसमें से 10,000 तो आपके पास कैश आ गया 10,000 का, और बाकी 10,000 आपके पास क्या है, जो आपके ATM के अंदर आए। ठीक है, एक तो डायरेक्टली 10,000 का केस आ गया, और एक आपके क्या है, ATM के अंदर आए। ठीक है, यानी आपके खाते के अंदर आए। तो उस 10,000 से तो आपको डायरेक्टली क्या है, यदि आप कुछ चीज खरीदना चाहते हो तो डायरेक्ट उसको देके खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ATM का जो 10,000 है, आपको ATM कार्ड लेके वहां से निकलवा के लाना पड़ेगा, फिर आपको केस मिलेगा।
ठीक है। तो ये तो क्या होगी, डायरेक्ट ऊर्जा का निर्माण, यानी क्या हो गया, डायरेक्ट ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, इस डायरेक्ट ऊर्जा का निर्माण हुआ। ठीक है, ये जो डायरेक्ट ऊर्जा का निर्माण हुआ इसको बोला जाता है अभिकारकीय, अभिकारकीय फास्फोरिलीकरण। क्या कहा जाता है, अभिकारकीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकारकीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, और ये जो NADH2 तथा FADH2 से जो ATP बनेगी उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। ठीक है, कार्य फास्फोरिलीकरण क्या हो गया कि सीधा एटीपी जो बने, एटीपी से जो ऊर्जा मिले। ठीक है, अब आपके ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के अंदर यदि हम देखें तो 6 NADPH2 है, इससे क्या होगा, NADH2। ठीक है, इससे कितने एटीपी बनेंगे, क्योंकि इससे 3 बनते हैं तो कितने, 18 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, और यहाँ 2 FADH2 है। ठीक है, तो इस 2 FADH2 से कितने एटीपी का निर्माण हो जाएगा, 4 एटीपी का निर्माण हो जाएगा। कितने, 4 एटीपी का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ इसे 3 है तो कितने हो गए, 6 3 18। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण तो क्या हुआ, जो NADH2 तथा FADH2 से बना, यानी ये क्रेब्स चक्कर के अंदर टोटल कितने NADH2 बने, यानी क्रेब्स चक्कर के अंदर टोटल कितना बना, 18 एटीपी बना तथा 2 एटीपी, और यहाँ से जो FADH2 से एटीपी बना वो कितना, 4 एटीपी। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यदि क्रेब्स चक्कर के अंदर पूछे तो कितने हो गए, ये आपके 18 और ये कितने हो गए आपके 2 और ये कितने हो गए 4 एटीपी। तो 4 और 2 6 और 18 और 6 24, यानी 24 एटीपी का निर्माण किसमें हो रहा है, क्रेब्स चक्कर के अंदर हो रहा है। और यदि टोटल पूछे कि टोटल जो श्वसन की प्रक्रिया में है उसमें एटीपी का निर्माण कितना होता है, तो ये होता है आपका क्या है, देखो 2 एटीपी यहाँ बने, 2 NADH2 यहाँ बने, और एसिटाइल कोएंजाइम में यदि याद हो तो हमने क्या 2 NADH2 निकाले थे, इसका निर्माण किया था। तो अब हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि टोटल कितने एटीपी का निर्माण हो गया किसके अंदर, श्वसन प्रक्रिया के अंदर। तो देखो 2 NADH2 और ये कितने हैं 2 यहाँ। तो सबसे पहले तो हम एटीपी देख लेते हैं, एटीपी कितने बने और NADH2 कितने बने। ठीक है, और आपका फिर इधर जो FADH2 कितने बने, FADH2 एटीपी कितने बने, 2 एटीपी यहाँ बने। ठीक है, उसके बाद 2 एटीपी यहाँ बने, टोटल कितने 4 एटीपी के अणु बने। ठीक है, NADH2 2 यहाँ और 6 यहाँ, टोटल कितने बन गए 10 अणु NADH2। ठीक है, अब इससे एटीपी का यदि हम निर्माण करें तो इससे 1 से 3 बनते हैं तो 10 से कितने हो जाएंगे 30 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ दो जो FADH2 बने हैं उससे हमको कितना मिलता है, FADH2 कितने 2 ही बने जो क्रेब्स चक्कर के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो इससे जो 2 अणु बने इससे टोटल एटीपी कितने मिलेगी, इससे 4 एटीपी के अणु मिल जाएंगे, क्योंकि एक FADH2 2 एटीपी के बराबर होता है। तो टोटल एटीपी की यदि बात करें तो यहाँ कितनी हो गई, यहाँ आपकी 38 एटीपी हो गए। कितने हो गए 38 एटीपी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से पूरे श्वसन की प्रक्रिया में कितने उपयोग में आते हैं, 38 एटीपी अणु उपयोग में आते हैं। इस चक्कर हम देखते हैं ETS चक्कर कैसे होता है। ETS चक्कर में क्या करना है हमको, जो NADH2 तथा हमारा FADH2 जो बना था उससे क्या बनाना है, एटीपी का निर्माण करना है। ठीक है, तो किस तरह से होगा, देखो ये आपकी मैं बना रही हूँ, जैसे ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जिसके अंदर क्या पाया जाता है क्रिस्टी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये इतना काट यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, इतना काट मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये आपका इस तरह से ये क्रिस्टी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और ये आपकी क्या हो गई जिसे आंतरिक झिल्ली, ये आपकी इसकी क्या हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और ये यहाँ क्या हो गई आंतरिक झिल्ली। ठीक है, देखो इसके अंदर इस झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, 4 प्रकार के जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स। कितने 4 प्रकार के आपके जटिल होते हैं, जैसे ये पहला,
ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। और एक आपका क्या पाया जाता है इसके अंदर, जैसे बैडमिंटन जैसी संरचना हमने पहले भी देखी थी, याद हो तो, जो हरित लवक के अंदर, कि ये अप 0 अप 1 कण क्या होते हैं, अप 0 अप 1 कण, जिसमें एटीपी सिंथेटेज क्या होता है, एंजाइम होता है जो निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। अब देखो, अब इस अभिक्रिया की झिल्ली पे जो ये क्या है, NaDH2 जो है, ये कहाँ आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक है, इस तरह से ये पहले पे आ जाएगा और अब फिर DH2 क्या आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टूटेगा और टूटने पर क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा और प्रोटॉन कहाँ आ जाएगा, इस जो ये जो आंतरिक झिल्ली है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आंतरिक के ये परिसूत्र कणिकीय अवकाश, देखो दो अंतः झिल्ली कोशिकीय अवकाश, अंतः झिल्ली अवकाश भी बोलते हैं, यानी कि ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली, इसके बीच में ये क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश में क्या आ जाएगा, आपका प्रोटॉन आ जाएगा, याद रखना यहाँ अवकाश में आता है। और ये कहाँ, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये ग्रहण करेगा, ये आगे, इसको आगे धकेलेगा, फिर ये आगे धकेलेगा, फिर ये आगे धकेलेगा, इस तरह से। इसी तरह से ये FADH2 टूटेगा, जिससे क्या निकलेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ आ जाएगा, इस अवकाश के अंदर आ जाएगा, परिसूत्र कणिकीय अवकाश में। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वैसे ही आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब देखो यहां से इस चौथे से ये जो चौथा कॉम्प्लेक्स है, ये इसको बाहर निकाल देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर यहाँ कौन बैठा है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, मैट्रिक्स आधात्री है। इस आधात्री में क्या है, ऑक्सीजन है, जो ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इससे ग्रहण कर लेगा। और ये जो प्रोटॉन आए, देखो यहाँ क्या आ गए, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन से भर गए, क्योंकि ये टूटेगा तो ये प्रोटॉन से भर जाएगा। ये प्रोटॉन यहाँ से आएगा, अब यहाँ से आएगा, सिंथेटेज एंजाइम है, ये निष्क्रिय है, तो इसको क्या कर जाएगा, इसको सक्रिय कर जाएगा और इसको सक्रिय करके और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। देखो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जुड़ के क्या बना देगा, आपका जल का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, जल का निर्माण कर देगा। ठीक है, और ये सिंथेटेज एंजाइम क्या हो गया, सक्रिय हो गया। ये सक्रिय होगा तो इसके अंदर जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर ADP तथा फास्फोरस पाया जाता है, जो हमने पीछे भी देखा था, जो बना था। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये सक्रिय होने के बाद ये इस पे क्रिया करेगा और इससे क्या बना देगा, ATP बना देगा। यानी अंततः इन दोनों से किसका निर्माण हो गया, ATP का निर्माण हो गया। इस एक NaDH2 से तो कितने, 3 ATP का निर्माण होगा, इस एक FADH2 से कितने, 2 ATP का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपका ETS चक्कर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बता देती हूँ कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड और थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या है। देखिए ये है हमारे कॉम्प्लेक्स, जो हमने क्या है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी पे हमने पढ़े थे 4 कॉम्प्लेक्स, और ये किए 5 तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, 5 और बता दूं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है, NaDH2 NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एक एंजाइमीय प्रक्रिया है, यानी कि ये एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पाया जाता है, जो क्या करता है, NADH2 को तोड़ता है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा था, FADH2 को तोड़ता है, तो इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, FADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तीसरा क्या होता है, साइटोक्रोम BC फर्स्ट। ठीक है, और चौथा कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, और पांचवा जो हमने लास्ट जो हमने देखा था, वो हमने क्या देखा था, जो अप 0 अप 1 कण थे, उसके अंदर क्या पाया जा रहा था, ATP सिंथेटेज। ठीक है, क्या पाया जा रहा था, ATP सिंथेटेज। इस तरह से ये हमारे श्वसन पादपों में श्वसन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो इसी के अंदर पॉइंट है, श्वसन गुणांक, वो और बता देती हूँ। चलो देखो श्वसन गुणांक क्या होता है। ठीक है,
ठीक है। वैसे आपके पादपों में श्वसन दे रखा है, तो ये श्वसन गुणांक एक इसके अंदर आ जाता है टॉपिक। श्वसन गुणांक को हम RQ से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो प्रयोग में लाई गई, प्रयोग में क्या लाई गई, ऑक्सीजन, यानी कि जो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है और प्रयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है। इन दोनों का भाग जो होता है वो किसके बराबर होता है, श्वसन गुणांक के बराबर होता है। देखो हमारे भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और आपका वसा है। इन तीनों का मैं श्वसन गुणांक बता देती हूँ, पूछा भी जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, 1 होता है, यानी जितनी आपकी ऑक्सीजन उपयोग में लाई जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। अब इसका RQ क्या होता है, प्रोटीन का RQ होता है 0.9, ठीक है। और इसका RQ क्या होता है, वसा का, तो 0.7, यानी वसा और प्रोटीन का दोनों का ही RQ क्या है, 1 से कम होता है। क्या होता है, RQ 1 से कम होता है। अब ऐसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी या फिर ऑक्सीजन की उपयोग में आई हुई मात्रा अधिक होगी, तो देखो ये कम कब होगा कि जब ऊपर की मात्रा क्या होगी, छोटी होगी तथा नीचे की मात्रा बड़ी होगी, तब क्या होगा, ये कम होगा 1 से, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्त कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में ज्यादा लाई जाएगी, कौन, ऑक्सीजन उपयोग में ज्यादा लाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो है आपका पादपों में श्वसन का। अभी आज यही इसको कंप्लीट कर दिया अपन ने। और इसको क्या, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो आप इसको क्या है, 1-2 बार दोहरा लीजिए, ठीक है। आप 1-2 बार दोहराओगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें क्या पता आपके 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन हल हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम